स्टूडेंट्स, क्लास 12 का प्रोबेबिलिटी पार्ट कर रहा हूं। असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल के लिए, स्पेशली असम के लिए प्रोबेबिलिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कर रहा हूं। इस बार ये कोरोना संकट के लिए प्रोबेबिलिटी में से मीन, वेरिएंस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौलीज ट्रायल ये सब डिलीट कर चुका है। अब बचा हमारे पास बेस थ्योरम है, टोटल प्रोबेबिलिटी है, कॉमन सेंस वाला कुछ क्वेश्चन है। हम आज 2012 से असम हायर सेकेंडरी काउंसिल का 2012 से 2020 तक वही क्वेश्चन करूंगा जो डिलीटेड पोर्शन नहीं है, और डिलीटेड पोर्शन वाला भी बनाऊंगा अगले वीडियो में। तो 2012 से शुरू करता हूं, क्वेश्चन पढ़ता हूं। मतलब है मेरा कि इस बार पढ़ाई बहुत लॉस हुआ, स्टूडेंट पूरा नहीं पढ़ पाए हैं। आप पूरा नहीं पढ़ पाए हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूं समझाने का, और मेरा आशा है आप समझिएगा। अगर आप बेस थ्योरम नहीं जानते हैं तो भी समझिएगा, ये मेरा गारंटी है। देख लो भाई, एक बात हम लोग क्लास 10 से सीखते हैं, ऐसा टाइप का बात कि एक बैग में रेड बॉल, रेड बॉल, रेड बॉल 3 है, ब्लैक बॉल 2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इक्वल टू रेड है कितना, 3 डिवाइडेड बाई टोटल 5। तो क्लास 10 का कॉन्सेप्ट था क्या, फेवरेबल, जो चाहिए वो उसका नंबर डिवाइडेड बाई ऑल डिवाइडेड बाई टोटल। ये सिर्फ इतना जानता हूं क्लास 10 से। इतना में ही दिमाग लगा के मैं बेस थ्योरम भी कर दूंगा, और बेस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करके भी बेस थ्योरम कर दूंगा। माने अभी मैं बिल्कुल अच्छी तरह से प्रोबेबिलिटी नहीं जानता हूं, उस आधार पे क्वेश्चन करूंगा। जानता हूं तो वो अलग तरीका से करूंगा। तो फिलहाल आप देखिए, समझिए, कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन है बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4। ये बैग 1 कंटेन्स 3 रेड है और 4 ब्लैक है। दूसरा बैग कंटेन्स, बैग नंबर 2 कंटेन्स, बैग 2 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल। ओके, 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग ए टू बैग बी। यहां से ट्रांसफर कर दिया बैग बी, एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। तब इससे एक बॉल निकाला। द बॉल सो फाउंड इज टू बी रेड। ये बॉल रेड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। हमें ब्लैक ट्रांसफर होने का प्रोबेबिलिटी चाहिए, ब्लैक ट्रांसफर होने का प्रोबेबिलिटी। तो ये मैं बेस थ्योरम नहीं जानता हूं, उस आधार पे क्वेश्चन कर रहा हूं। अब बेस थ्योरम जानता हूं तो बोलूंगा। सॉल्यूशन पहले समझने से, इफ रेड और ब्लू है, इफ रेड इज ट्रांसफर्ड देन, यहां लिख रहा हूं, इफ रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड देन P ऑफ रेड फ्रॉम सेकेंड बैग इक्वल टू, अगर रेड ट्रांसफर हुआ तो रेड यहां पर तो 5 हो गया। तो अगर रेड ट्रांसफर हुआ तो रेड ट्रांसफर होने का प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पहले लिखिए, 3/7। ये रेड ट्रांसफर होने का प्रोबेबिलिटी। ओके, फिर इससे बॉल निकालने का, रेड बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी, ब्लैक ट्रांसफर हुआ था, रेड ट्रांसफर हुआ 5/10। इफ ब्लैक इज ट्रांसफर्ड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम सेकेंड इक्वल टू, अब लिखे हैं ब्लैक इज ट्रांसफर। अगर ब्लैक ट्रांसफर होता है तो ब्लैक ट्रांसफर होने का प्रोबेबिलिटी लिखिए 4/7 इंटू, ब्लैक ट्रांसफर हुआ तो ब्लैक तो इधर बचेगा, अल्टीमेट रेड तो 4 ही है, 4/10। ठीक, देयरफॉर टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ रेड बॉल
ऑफ चूजिंग ऑफ गेटिंग रेड बॉल, ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम टू इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा रेड कब कब निकल सकता है, यहां से रेड ट्रांसफर होने से भी रेड निकलेगा, ये ट्रांसफर होने से भी रेड निकलेगा, तो वो ऑल पॉसिबल डिनोमिनेटर में, ऑल पॉसिबल डिनोमिनेटर माने ये 3/7 इंटू 5/10, ये क्या लिखा हूं मैंने, अगर रेड ट्रांसफर होता है तब सेकेंड से रेड का प्रोबेबिलिटी इतना, प्लस अगर ब्लैक ट्रांसफर होता है, ब्लैक ट्रांसफर होने का प्रोबेबिलिटी 4/7 इंटू ब्लैक ट्रांसफर हुआ तो ब्लैक ना 6 हुआ, ये तो 4 ही है, तो यहां रेड का प्रोबेबिलिटी 4/10। लेकिन हमें चाहिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, ब्लैक ही ट्रांसफर होने वाला चाहिए, ब्लैक ट्रांसफर हम लोग लिखा, ब्लैक ट्रांसफर इसको लिखा हमने, ब्लैक ट्रांसफर होने का प्रोबेबिलिटी 4/7 इंटू 4/10, अल्टीमेट देख लीजिए 70 70 70, बात खत्म करिए, ये 16 और इधर में 3 5 जा 15 प्लस 16 31 आंसर। ये रहा बात, सिर्फ नॉलेज या अपना आइडिया से, कोई फार्मूला वगैरह यूज नहीं किया। ओके, इसको फिर मैं करता हूं ऐसा, जो आपको पसंद है वो स्टाइल में आप कीजिएगा। ये था हम बेस थ्योरम, मुझे नहीं पता तो भी ये क्वेश्चन हम किए, बेस थ्योरम नहीं पता। अच्छा, अब बेस थ्योरम पता है। फर्स्ट बैग में आपका बैग 1 है, इसमें फिर से लिखता हूं, बैग 1 में 3 रेड 4 ब्लैक। दूसरा बैग में बैग 2 कौन सा, 4 रेड और 5 ब्लैक। क्वेश्चन है क्या, यहां से यहां एक बॉल डालेंगे, रेड भी जा सकता है ब्लैक भी जा सकता है, और सेकेंड बैग से जो निकाले एक बॉल वो रेड है। ठीक, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी, ये है गिवन है, बेस थ्योरम समझने का यही तरीका है, ये हुआ लास्ट में ये निकला, अब बताओ वो कहां से था, कि मैंने इस बैग से कौन बॉल गया था। इस तरह का क्वेश्चन से आप समझ जाइएगा बेस थ्योरम का है। अगर नहीं भी समझे तो इसलिए पहला वाला क्वेश्चन, पहला वाला स्टाइल हमने किया। तो यहां पहला बैग, ये चांस यहां पे इससे रेड और इससे ब्लैक, तो आंसर लिखूंगा लेट E1 डिनोट ट्रांसफर ऑफ रेड बॉल, E2 डिनोट ट्रांसफर ऑफ ब्लैक बॉल, और A फाउंड रेड बॉल फ्रॉम बैग 2। ये हमने बना लिया। हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो निकल ही चुका है, ए रेड बॉल, ए तो निकल ही चुका है, हमें चाहिए ए रेड निकला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, ब्लैक ट्रांसफर होने का प्रोबेबिलिटी चाहिए, ब्लैक ट्रांसफर, E2 बने ब्लैक बॉल ट्रांसफर, E2 चाहिए। यह बात ध्यान दीजिएगा, जो निकल चुका है गिवन है वो नीचे, ये ऑलरेडी हैपेंड, तो ठीक है हैपेंड, ये जो हैपेन हुआ, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी जो बॉल ट्रांसफर ब्लैक था, प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए E2 का कि ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुआ था, इसका प्रोबेबिलिटी, ये गिवन है, इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। E2 ब्लैक बॉल ट्रांसफर होने के बाद रेड, ब्लैक बॉल, तो ये हमारा फेवरेबल कंडीशन है। पहले तो E2 P ऑफ E2 माने ब्लैक बॉल हमने ड्रॉ किया, इनटू P ऑफ ऑलरेडी E2 तो हमने चूज कर लिए हैं, उससे रेड निकलने का, रेड का नाम हमने A दिया। ये हमारा माने फेवरेबल बात है, ये इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए। लेकिन यहां से तो रेड भी जा सकता है फिर रेड निकलेगा, ब्लैक भी जा सकता है फिर रेड निकलेगा, तो वो हुआ ऑल पॉसिबिलिटीज। ऑल पॉसिबिलिटीज इस तरह से, ये भी तो हो सकता है P ऑफ E1
मैंने ट्रांसफर बॉल इज रेड बॉल, तब फिर पी ऑफ ऑलरेडी E1 तो हो ही चुका, यहाँ ए प्लस पी ऑफ E2, दूसरा घटना भी टोटल घटना नीचे में E2, देन E2 ये तो हो ही चुका है, तब रेड का प्रोबेबिलिटी ए बाई ध्यान देना। पी ऑफ E2 माने क्या, E2 माने क्या, ब्लैक बॉल ड्रॉ करना फर्स्ट बैग से 4/7। अच्छा, ये E2 ब्लैक बॉल का ट्रांसफर होने का प्रोबेबिलिटी 4/7। अब ये बॉल तो ट्रांसफर होके ब्लैक इसमें घुस ही गया, तो यहाँ का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, ये E1 था रेड बॉल 3 रेड बॉल P ऑफ E1 माने रेड बॉल माने 3/7 इंटू, जब रेड इसमें घुस गया तो यह इसमें घुस गया तो रेड भी 5, टोटल 10, अल्टीमेट रेड का प्रोबेबिलिटी 10। समझाना चाहता हूं, अगर रेड इसमें गया तो रेड जाने का प्रोबेबिलिटी है 3/7, 3 रेड टोटल। अच्छा, एक रेड उसमें चला गया तो 5 रेड और 5 ब्लैक हो गया, इसमें से रेड निकलने का प्रोबेबिलिटी 5/10। ओके, नीचे में डिनोमिनेटर में E1 का प्रोबेबिलिटी रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी पहला से 3/7 इंटू तब जाके फिर उधर में गया था, रेड बॉल गया, रेड हो गया 5 आपका, ये 5, तब 5 निकलने का ये हो गया 5/10 प्लस P ऑफ E2 माने ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी आपका हुआ 4/7 इंटू ब्लैक, जब इधर घुस ही गया तो ब्लैक 6 हो गया, ये तो 4 ही है, तो 4/10। अल्टीमेट आप देख लीजिए 70 उड़ा देता हूं, ऊपर में आया आपका 15, ये E2 ब्लैक बॉल E2 ब्लैक बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर इज ब्लैक बॉल। E2 माने 3/7 नहीं, E2 माने ब्लैक बॉल 4 है, 4/7। इधर में भी E1, ये E1 वाला 3 है, ये ठीक है। E1 माने हो गया ट्रांसफर रेड का प्रोबेबिलिटी 3/7, रेड जब बढ़ ही गया उधर में तो 5/10, और वो वाला भी लिख दिया ऊपर वाला। 70 कैंसिल, ऊपर में आ जाता है 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 4 20/70 हटाइए, 20/15 प्लस 16 31, ये 15 31 कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। E2 अभी लिखा था E2 प्रोबेबिलिटी हम लोग का ब्लैक बॉल से फाइंड द प्रोबेबिलिटी ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक का प्रोबेबिलिटी ये 4/7 इंटू, जब ब्लैक उसमें गया तो 4 यहाँ ब्लैक का प्रोबेबिलिटी 4 नहीं, ब्लैक घुसा है, रेड का प्रोबेबिलिटी 4/10, तो इधर आया 4 4 जा 16, ये तो 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 16 31 आंसर। तो ये बेस थ्योरम से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप समझ के भी कर सकते हैं। 2012 का नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 का। 2012 में और भी क्वेश्चन था, वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस, ये सब वगैरह था। मेरा ये वीडियो आज का सिर्फ डिलीटेड पोर्शन छोड़ के जो सब क्वेश्चन है उसका कर रहा हूं। तो 2013 का क्वेश्चन, सपोज देयर आर 4 बॉक्सेस containing colored marbles as given below. बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स सी, बॉक्स डी। इधर में रेड बॉल 1, लाइट जला लूं, हाँ, बॉक्स ए में रेड बॉल 1, व्हाइट बॉल 6, ब्लैक बॉल 3। इसमें भी वही इसी तरह से दिया हुआ है। वन ऑफ द बॉक्स हैज बीन चूजन, सेलेक्टेड, एंड ए सिंगल मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम इट।
इफ द मार्बल इज रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम ए, ड्रॉन फ्रॉम बी, ड्रॉन फ्रॉम सी, ऐसा क्या? तो ऐसा लिखता हूं, लेट ए मतलब ए से बड़े, बेग ए चूजे, ए या E1 दे दो, E1, E2 मतलब बेग बी चूजे, E3 का नाम बेग सी चूजे, E4 का नाम बेग डी चूजे, और लास्ट में निकला है प्रोबेबिलिटी ड्रॉन फ्रॉम इट, इफ द मार्बल इज रेड, ए रेड मार्बल ड्रॉन। ये बात है। हमें चाहिए एक नंबर का क्वेश्चन अगर करना है तो एक नंबर का क्वेश्चन करने के लिए ये ध्यान में दीजिए, क्या हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स ए, इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स ए E1, बट गिवन दैट बॉल ड्रॉन वाज रेड ए। हमें चाहिए E1 बॉक्स ए से रेड निकला है, रेड निकल चुका है, इसीलिए बाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 चाहिए हमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये चूज हो और उससे उस E1 से रेड का मतलब ए चूज हो। हमें चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 का डिवाइडेड बाय, ये तो चाहिए डिवाइडेड बाय रेड कितने तरह से निकल सकता है, कोई भी बेग चूज करके, यानी P ऑफ E1 चूज किए तो P ऑफ E1 से ए, प्लस P ऑफ E2 चूज किए, फिर P ऑफ E2 ऊपर में ए, प्लस P ऑफ E3 भी चूज हो सकता है, ऑल पॉसिबल नीचे, जो चाहिए ऊपर। तो P ऑफ अब E3 चूजन हो चुका है, इससे रेड, प्लस P ऑफ E4 भी चूज हो सकता है और उससे E4 का ए। आसानी से आप कर लोगे। कोई बेग चुनना, बेग ए, बेग बी, बेग सी, बेग डी चुनना, बेग E1 चुनना, मतलब 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बेग इज चूजन इज 1/4। अच्छा, ये 1/4 इसको हमने चूज कर लिया। अब इससे ये जो लिखा हुआ है इसको तो चूज कर लिए, इसके रेड निकलने का प्रोबेबिलिटी 1/10 डिवाइडेड बाई ये टोटल लिखिए, ये 1/4 इंटू E1 से, E1 माने ये वाला, इससे रेड का प्रोबेबिलिटी अभी निकाले, रेड का प्रोबेबिलिटी 1/10 प्लस 1/4 E2 का प्रोबेबिलिटी, E2 सेकेंड बेग, 4 में से एक बेग चूज करूंगा तो 1/4, और उससे ये लिखा 1/4। अब ये तो चूज हो चुका है, इससे रेड, इस बॉक्स से रेड का प्रोबेबिलिटी 6/6 टोटल 10, प्लस E3 भी चूज हो सकता है, E3 चूज होने का भी प्रोबेबिलिटी 1/4। 4 बॉक्स में से E3 माने C चूज करना 1/4, और C से रेड निकलना 8/8 टोटल कितना 10, प्लस ये डिनोमिनेटर में P ऑफ E4 भी तो E4 है, ये E4 भी चूज हो सकता है 1/4 इंटू इससे रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी 0। ओके, ये लिखने का तरीका ये मिटा देता हूं इधर में, या कैलकुलेशन यहां करके दिखा देता हूं। ये 40 तक गया, ऊपर में 1 बचा, ये 40 खत्म, 40 खत्म, 40 खत्म, बचा 1 प्लस 6 प्लस 8 इक्वल टू 814 15/1। ओके,
अच्छा, इसको फिर से अगर करूं, मिटाता हूं। अगर ये E1 E2 में अगर आपका कन्फ्यूजन हो तो आप ऐसा आंसर लिख सकते हैं, बेग ए से चाहिए, बेग ए से चाहिए, बेग ए, पहले बेग ए चूज करेंगे या वो, चलिए बी नंबर में क्लियर करता हूं। बॉक्स बी में लिखने का स्टाइल चेंज करता हूं। E1 E2 में अगर आपको कंफ्यूज हो तो 2 नंबर एक ही बार में हो जाता, फिर से लिखता हूं 2 नंबर, ये ए डिनोट बेग ए, उसी तरह बी मतलब ए डिनोट बी, जो नाम है सी डिनोट सी, डी डिनोट डी, और कुछ दे देता हूं नाम आर। रेड बॉल निकला था आर, ड्रॉन बॉल इज रेड। हमें चाहिए पी ऑफ रेड, निकल चुका है रेड, इट वॉज फाउंड टू बी रेड, निकल चुका है, रेड निकल चुका है। चाहिए हमें ये रेड, एक नंबर तो किए, 2 नंबर में फिर क्लियर करने का कोशिश करता हूं। एक ही बात है, ये बॉल रेड बॉल बॉक्स बी से निकलना चाहिए, बी से, प्रोबेबिलिटी ऑफ बेग बी चाहिए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बेग बी चाहिए। तो भैया पहले बेग बी चूज करो ना, पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ बी ऑलरेडी चूजन, और ऊपर में रेड। ठीक, उसी तरह यहां तो टोटल सब होगा, पी ए, फिर पी ए चूजन उससे रेड, प्लस पी बी चूजन बी चूजन उससे रेड, उससे रेड बने जो चूजन और नीचे में ऑलरेडी चूजन उससे रेड, प्लस पी सी भी कैन बी चूजन, या पॉसिबिलिटी है ही, पी ऑफ सी ऑलरेडी चूजन उससे रेड, प्लस पी ऑफ डी चूजन, अब पी डी चूज कर चुके हैं उससे रेड। तो किसी भी बेग, 4 बेग में से एक बेग का चूज करने का प्रोबेबिलिटी 1/4 इंटू, अब यहां खास बात क्या है, आपने बेग बी चूज किया है तो बी से रेड का प्रोबेबिलिटी लिखिए 6/10, ये चाहिए रेड, और बाकी ऑल पॉसिबिलिटी नीचे लिखूंगा। अगर ए बेग चूज होता है, ए बेग चूज होने का प्रोबेबिलिटी 4 में से एक बेग, तो 1/4 इंटू, इसका मतलब हुआ 1/4। अब ए में देखेंगे रेड का प्रोबेबिलिटी, ए में देखेंगे रेड का प्रोबेबिलिटी 1/10, ओके, प्लस बेग बी 1/4, 4 बेग है, किसी एक बेग का चुनने का ही प्रोबेबिलिटी 1/4। अब 1/4 जब बी लिखे हैं तो अब बी पर हाथ दीजिए और यहां से रेड का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करिए। यहां से रेड का प्रोबेबिलिटी 6/10 प्लस 1/4, सी भी वही कहानी 1/4। अच्छा, 1/4 सी चूज किए तो सी से आप रेड का बारे में लिखिए 8/10 प्लस 1/4, 1/4 डी चूज होने का, डी चूज कर लिए, उससे रेड का प्रोबेबिलिटी 0। अल्टीमेट ये 40 40 40 सब जाता है, 6 ऊपर में रहेगा, यहाँ 1 प्लस 6 प्लस 8, अल्टीमेट 6/814 15, 3 6 3 5 15 इक्वल टू 2/5 आंसर। ये 2 नंबर का, ओके, 2 नंबर का। मिटा दो इसको। अब वही बात, एक ही फिगर जब है तो नाम देने में क्या, ये सब नाम दे दिया, आर ड्रॉन बॉल इज रेड। 3 नंबर कर रहा हूं, 3 नंबर कर रहा हूं, ये सबके लिए यूनिवर्सल है, 3 नंबर कर रहा हूं, सीधा बात। देखिए हमें चाहिए क्या, जब बॉल रेड निकला है, ठीक है, और वो बॉक्स सी से निकला है, इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए। अच्छा,
तो बेग सी से निकला रेड है, तो इसीलिए वो मेरा फेवरेबल कंडीशन हुआ। पी ऑफ सी इंटू पी ऑफ सी चूजन उससे रेड, ये हमारा फेवरेबल कंडीशन। नीचे में टोटल, टोटल मतलब क्या, ए बी सी सबका, यानी पी ए चूज होगा, हो सकता है पी वहाँ से ए से रेड, प्लस पी बी भी चूज हो सकता है, पी बी से रेड, प्लस पी ऑफ सी से, और पी ऑफ सी से रेड, प्लस पी ऑफ डी भी चूज हो सकता है, पी ऑफ डी नीचे में रेड। बस खाली लिखने का स्टाइल, या बिना लिख के भी आप, पहला क्वेश्चन में मैं वही समझाया था कि लैंग्वेज या समझ के भी कर सकते हैं। पी ए पी सी ये 1/4, 4 बैग में से एक बैग। जब सी का बात कर रहे हैं तो सी में देखिए, सी में देखिए रेड का प्रोबेबिलिटी कितना है, 8/10। यहाँ तो सभी होगा, टोटल बैग ए का 1/4, 4 बैग में से एक बैग 1/4। जब ए का बात कर रहे हैं तो ए में रेड का बात लिखिए 1/10, प्लस बी बैग चूज होने का भी 1/4। जब बी का बात कर रहे हैं तो बी पर उंगली दीजिए, यहाँ पे रेड का प्रोबेबिलिटी लिखिए 6/10, प्लस अब बारी आया सी का, सी का भी 4 में से सी चूज करना 1/4। अब सी में देखिए रेड का प्रोबेबिलिटी 8/10। अल्टीमेट 40 गया ऊपर से, 8 बचता है नीचे, यहाँ 1 प्लस 6 प्लस 8, अल्टीमेट 8/15। ये 3 नंबर क्वेश्चन आप समझ के भी कर सकते हो, बाइनोमियल या बेस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हो। 2013 का किया हमने, 2014 का क्वेश्चन लिख रहा हूं। ईयर 14 का, 2014 का 2 क्वेश्चन आया जो कि ये डिलीटेड पोर्शन में से नहीं है, यानी वेरिएंस मीन वाला नहीं है। मैं वही चुन चुन के कर रहा हूं, जो डिलीटेड पोर्शन है उसका नहीं कर रहा हूं। 14 का ये क्वेश्चन, देयर आर 3 कॉइन्स, one is two-headed, another is biased coin that turns up 75% of the time। का मीनिंग हुआ क्या, एक कॉइन का दोनों साइड में हेड है, दूसरा एक कॉइन बायस्ड है, दो नंबरी है, गड़बड़ी है, कुछ है, ऐसा है वेट का कि टॉस करने से 4 बार टॉस करने से 3 बार हेड आता है, ये लिखा हुआ है। दैट टर्न्स अप 75% ऑफ द टाइम एंड बायस्ड कॉइन 35% ऑफ द टाइम, एंड थर्ड कॉइन इज अनबायस्ड कॉइन, थर्ड में अनबायस्ड है। यहाँ हेड के बारे में लिखा नहीं, 75% ऑफ द टाइम टर्न्स ऑफ हेड, टर्न्स ऑफ हेड लिखा हुआ था, टर्न्स ऑफ सॉरी, इसलिए तो बोला हेड। 75% हेड माने 3/4 टाइम्स हेड आता है, 1/4 टाइम टेल आता है, एंड द थर्ड इज एन अनबायस्ड कॉइन या नॉर्मल कॉइन, 50% हेड 50% टेल। ये क्वेश्चन था, ठीक है। वन ऑफ दिस 3 कॉइन्स आर चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड, इफ इट शोज हेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज 2-हेडेड कॉइन। ये हो चुका है, उससे होने वाला प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब बेस थ्योरम का ये क्वेश्चन है समझने का। 2 क्वेश्चन लिख के रखा हूं, ये 14 यहां पहले करूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी, ए एक आदमी, बी दूसरा आदमी। ए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कैपेसिटी या उसका प्रोबेबिलिटी या ए का चांस है, यानी ए को क्वेश्चन दिया, सॉल्व हो जाने का चांस है हाफ, यानी ए जो करेक्ट करेगा या सॉल्व करेगा उसका प्रोबेबिलिटी हाफ। उसी तरह बी का 1/3। हम लोग इस तरह से सॉल्यूशन लिख दूं, लेट ए का मतलब हुआ ए कैन सॉल्व, ठीक। उसी तरह बी का मतलब हम बी कैन सॉल्व, ये लिख सकते हैं। अच्छा,
अगर ये हुआ देयरफॉर तो मतलब क्या हुआ थोड़ा देख लीजिएगा। देयरफॉर पी ऑफ ए इक्वल टू सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी, देयर आर थ्री कॉइन्स, वन इज टू हेडेड हेड, सॉरी पी ए 1/2, पी ये हुआ ए सॉल्व कर देगा उसका प्रोबेबिलिटी 1/2, और इसको लिखेंगे ए डैश या ए बार, ये सॉल्व नहीं करेगा उसका प्रोबेबिलिटी 1 - 1/2 इक्वल टू 1/2। बी का भी कर लेता हूं, बी सॉल्व करेगा उसका प्रोबेबिलिटी 1/3, बी सॉल्व या गलत करेगा उसका प्रोबेबिलिटी 1 - 1/3 इक्वल टू 2/3। क्वेश्चन हम लोग का ये बेस थ्योरम का नहीं है, ये बेस थ्योरम का है। एक नंबर में द प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए, चाहे ए करे या बी करे। इसका सबसे इजी उपाय यूनियन इंटरसेक्शन से भी होता है। माने एक इजी उपाय ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन कैन सॉल्व, ये डैश वगैरह यूनियन वगैरह इंटरसेक्शन अगर गड़बड़ लगता हो तो वो निकालिए, प्रोबेबिलिटी दैट नॉन कैन सॉल्व इक्वल टू कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा उसका प्रोबेबिलिटी सॉल्व नहीं कर पाएगा, नहीं वाला ये गुना नहीं वाला ये, 1/2 इंटू 2/3 इक्वल टू 1/3। देयरफॉर पी ऑफ, अगर इसको सिंबल में लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे ये पी ऑफ ए यूनियन बी, छोड़िए नहीं कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा का प्रोबेबिलिटी हुआ 1/3। देयरफॉर पी प्रॉब्लम सॉल्व, सॉल्व हो गया इसका प्रोबेबिलिटी, सॉल्व नहीं हुआ इसका प्रोबेबिलिटी ये है, तो सॉल्व होने का प्रोबेबिलिटी 1 - 1/3 इक्वल टू 2/3। ये एक नंबर का क्वेश्चन, पॉसिबल द प्रॉब्लम इज सॉल्व, उसका प्रोबेबिलिटी इज 2/3। निकाला कैसे हमने, कॉम्प्लीमेंट रूल से, कि ए भी सॉल्व नहीं कर पाता है, बी भी सॉल्व नहीं कर पाता है, ए 1/2 सॉल्व करता है, 1/2 नहीं करता है, और ये नहीं करता है 2/3। अल्टीमेट हो गया। ओके, 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है एग्जैक्टली वन ऑफ देम कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम मतलब यहां दिया क्या, एग्जैक्टली वन ऑफ देम मतलब पी ऑफ ए करे तो बी नहीं, बीच में इंटरसेक्शन भी दे सकते हैं, इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा, प्लस अगर ए नहीं करे तो बी करे, ये ना इंटरसेक्शन है, ऐसे ही दे देता हूं, बी करे, आइदर ए करे और बी करे, और सीधा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये पी ए, रूल नहीं, मैं सिंपली बात करता हूं, इसको लिखने का तरीका ये नहीं लिखने से भी चलेगा। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व मतलब क्या, पी ए पी बी बार प्लस पी बी पी ए बार, ये हटाइए इसका बाद, एटलीस्ट नहीं, एग्जैक्टली 1 पर्सन कैन सॉल्व, दैट इज इफ ए कैन सॉल्व तो बी नहीं, अगर बी कैन सॉल्व तो ए नहीं, तो ए पी ए करने सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी हाफ इंटू बी नॉट का 2/3 प्लस पी बी बार का 2/3, और ये क्या है, ए बी बार पी बी ए बार, पी बी का 1/3 और ए नोट का 1/2। अल्टीमेट ये 1/3 हुआ प्लस 1/6 हुआ, एलसीएम 6 जो भी हो 2 + 1, 2 + 1 इतना 3, 3/6 मतलब 1/2 चांसेस है इन लोग, माने एनी वन ऑफ देम कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, आइदर ये और ये। ओके, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के हिसाब से ऐसा किया जाता है। इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत सारा मिलेगा, यहाँ तो 2 ही दिया है, 3 राइफल्स आर शॉट, एक राइफल अपना टारगेट पे पहुंचेगा, 3 राइफल 3 बंदूक एक साथ में शॉट किया या जो भी किया, एक बंदूक निशाने पर लगता है 4 में से 1 बार, यानी प्रोबेबिलिटी 1/4,
दूसरा का निशाना लगने का भी प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा, तीसरा का भी दिया रहेगा। क्वेश्चन होगा आप बोलो जो टारगेट में पहुंचा है कि नहीं, तीर या काम सक्सेस हुआ कि नहीं, चाहे कोई करे। इस सब केस में हम लोग ऐसा निकालते हैं, पहला दूसरा तीसरा नहीं कर पाया तीनों, और 1 - तीनों नहीं कर पाएगा मतलब कोई ना कोई किया। तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन सब आता है। ये मैंने यहाँ दिखाया, कोई प्रॉब्लम होने से बोलिएगा, मैं फिर क्लियर कर दूंगा, मिटा दूं इसे। फिर यहाँ आया बेस थ्योरम का क्वेश्चन। बेस थ्योरम का क्वेश्चन भी बिल्कुल फॉर्मूला याद है तो भी सही, मैंने बोला फॉर्मूला याद नहीं है तो भी सही। फिर भी लिखने का स्टाइल के लिए ऐसा करता हूं कि देयर आर 3 कॉइन्स, लेट E1 माने 2 हेडेड कॉइन, कॉइन नाम तो नहीं दिया कॉइन का, इसीलिए नाम मान रहा हूं। E2 3 coins, one is 2-headed, another is biased coins that turns up 50% of head. फिफ्टी नहीं 75%, 3/4 हेड और 1/4 टेल देता है। ये इसका मतलब। E2 E3 में भी है, E3 इक्वल टू अनबायस्ड कॉइन, ठीक है अनबायस्ड कॉइन, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 हेडेड कॉइन, ये अनबायस्ड कॉइन लिख देता हूं कॉइन। हमें चाहिए one of the 3 coin is chosen at random and tossed. If it shows head, what is the probability that it was 2-headed coin? हम लोग को चाहिए therefore probability of it was head। अच्छा ये भी लिख देता हूं, H माने head turns up, हेड आता है। क्वेश्चन समझिएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। इस बार क्वेश्चन में बेस थ्योरम का क्वेश्चन देगा, ये 100% श्योर है, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही ज्यादा देगा, ये भी 100% श्योर है। आप ये समझ लो, ये स्पेशली कोरोना वाला के लिए। स्कूल में पढ़ाई नहीं हुआ है, इसको सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से मेरे ख्याल से आपका फुल्ली कॉमन गिरेगा। मैं 1 मार्क वाला भी कर रहा हूं, और पूरा मई में एग्जाम है, मैं फरवरी तक में कंप्लीट कर दूंगा पूरा एग्जाम की तैयारी का। तो फरवरी कंप्लीट तक में फिर से सुन लेते हैं। इफ इट शोज हेड, एक कॉइन चूज किया, टॉस किया और उसमें हेड निकला, ऑलरेडी हैपेंड नीचे। अच्छा प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज 2-हेडेड कॉइन। अरे उस ये हेड इससे आया है, ये इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए E1 का, 2-हेडेड कॉइन का। निकला क्या यहां पे हेड, हेड कब कब निकल सकता है वो पूरा हम यहां लिखेंगे। कहने का मतलब PE1 चूज करेंगे तो P लिखने का तरीका E1 चूज किए उससे हेड, टोटल हेड पाने का घटना लिख रहा हूं, प्लस P ऑफ E2 अगर सिलेक्ट करते हैं तो P ऑफ E2 तो सिलेक्ट कर दिया उससे हेड, प्लस PE3 भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें 3 तो चूज कर चुके हैं, उससे हेड, ये हेड है। ओके, ऑल पॉसिबल या ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ हेड आने का टोटल नीचे। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट वाज 2-हेडेड कॉइन। बोला 2-हेडेड कॉइन से ही वो निकलेगा, वो फेवरेबल 2-हेडेड कॉइन। कौन सा 2-हेडेड कॉइन, मतलब ये चाहिए P ऑफ E3 चूज हो और P ऑफ E3 से क्या हेड चूज हो। ये पूरा बनाया सजाया, सब मिलके एक ही बात बोलता हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फ्रॉम ये, वो आपका प्रोबेबिलिटी होगा सैंपल स्पेस और घटना टोटल घटना नीचे। ये क्लास 10 का ही कॉन्सेप्ट है, फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट। ओके,
मैं डिटेल में यहाँ नहीं लिखा, जरूरत भी नहीं है मेरे कहने का मतलब। E1 E2 E3 तो बैग का नाम दिए थे, एक बैग चूज होना मतलब कोई E1 हो E2 हो E3 हो, इसका चूज होना मतलब 1/3। जब E3 हमने चूज किया, E3 में अगर चूज किया E3 में चूज किया तो उसमें इसमें हेड आने का चांस कितना, अनबायस्ड है। ओके, ये हो गया। हम लोग को चाहिए था that it was two-headed coin। two-headed coin तो वन है, two-headed coin तो वन है, सॉरी। It was one of the three coins are chosen at random and tossed. If it shows a head, what is the probability that it was two-headed coin? Two-headed coin, unbiased coin, two-headed coin, E1। It was two-headed coin। two-headed coin जो सिलेक्ट हुआ उसका प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो two-headed coin का प्रोबेबिलिटी और उससे हेड, इसके बाद तो सीरियली। तो इस तीन में से किसी एक का चूज होने का प्रोबेबिलिटी, तीन बैग में से E1 का चूज होने का प्रोबेबिलिटी 1/3। अब इसमें देखेंगे हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। अगर ये चूज हो गया E1 two-headed coin, तो इसका हेड आने का पॉसिबिलिटी इज 1, बिकॉज दोनों साइड ही हेड है। उस कॉइन को टॉस करिएगा तो दोनों तरफ हेड है, तो हेड ही आएगा, श्योर इवेंट 1 डिवाइडेड बाय P ऑफ E1 वही उसी तरह 1/3 लिखेंगे इनटू E1 अगर चूज हो गया तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1 प्लस P ऑफ E2 एनी E1 E2 E3 का 1/3, क्योंकि तीन में से एक में चूज करना है। ध्यान देना है आपको, E2 जो लिखे थे इसमें हेड 3/4 आता है, प्लस ये भी तो चूज हो सकता है P ऑफ E3 चूज होने का प्रोबेबिलिटी 1/3। अब 3 में चलिए, इसमें हेड आने का प्रोबेबिलिटी, अनबायस्ड कॉइन में हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2। यही कहानी है, टोटल नीचे में जो चाहिए वो ऊपर में। बेसिरफ कोई कठिन काम नहीं है। सबके नीचे क्या करूं, एलसीएम वगैरह कैसे करूं, यहाँ पे 3 है, जो भी हो एलसीएम इसको करता हूं। चलिए करता हूं, ये हो गया 1/3 ऊपर में, नीचे में 1/3 प्लस ये 3 कैंसल 1/4 प्लस 1/6। 1/3 ऊपर में 1/3 आराम से करता हूं। एलसीएम इसका 12 हुआ, 3 4 जा 12, 4 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 1/3 इंटू 12/4 7 2 9, उल्टा दिए, अल्टीमेट 3 4 जा 12 4/9 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ईयर 14 का, 15 का लिख रहा हूं। 15 का क्वेश्चन, एज्यूम दैट द चांसेस ऑफ ए पेशेंट हैविंग ए हार्ट अटैक इज 40%। ये सब क्वेश्चन कर रहा हूं, जो डिलीटेड पोर्शन है उसका नहीं, जो डिलीटेड नहीं है उसका क्वेश्चन सब कर रहा हूं। तो ये 15 में आया हुआ, इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट मेडिटेशन एंड योगा कोर्स रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 30%। क्वेश्चन में बोला है एक आदमी को हार्ट अटैक होने का चांस 40% है, अगर वो मेडिटेशन योगा करता है तो 30% चांसेस कम हो जाएंगे उसका हार्ट अटैक का। एंड प्रेस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग reduces its chances बाई 25%, और दवाई लेने से 25% रिड्यूस कम हो जाएगा चांसेस हार्ट अटैक का। क्वेश्चन में 40% चांसेस होता है, यहाँ लिखा है हार्ट अटैक होने का, अगर वो मेडिटेशन योगा करे तो 30% कम हो जाएगा, और अगर मेडिसिन ले तो 25% कम हो जाएगा चांसेस हार्ट अटैक का। At a time, a patient can choose any one of the two option with equal probability। माने एक पेशेंट या तो मेडिटेशन योगा चूज कर सकते हैं, नहीं तो दवाई ले सकते हैं। दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ले सकते हैं,
विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, माने 50-50% चांस। यानी योगा लेने या योगा करने का चांसेस 1/2, मेडिटेशन लेने का चांसेस 1/2। It is given that after going through one of the two options, the patient selected at random suffers a heart attack। कुछ भी लिया, मेडिटेशन या योगा लिया, इसके बाद भी अगर हार्ट अटैक हुआ है तो क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। अब बताइए कि वो क्या चांसेस है या क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने मेडिटेशन और योगा को चूज किया था। क्वेश्चन है हार्ट अटैक होने का चांसेस 40%, अगर वो मेडिटेशन योगा करता है तो 30% कम हो जाएगा चांसेस, अगर दवाई लेता है तो 25% कम हो जाएगा चांसेस। फिर भी एक पेशेंट को सब ये हुआ, ये दोनों में से कोई ऑप्शन चूज किया होगा, कौन ऑप्शन चूज किया ये पता नहीं, लेकिन कोई एक ऑप्शन चूज किया फिर भी उसको हार्ट अटैक हुआ। तो हमें बताना है कि उसने मेडिटेशन और योगा लिया था, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। ये बेस थ्योरम, नो डाउट बेस थ्योरम है। सॉल्यूशन इस तरह से करता हूं, लेट E1 पेशेंट चूजेज योगा एंड मेडिटेशन, E2 पेशेंट चूजेज ड्रग या प्रेस्क्राइब ड्रग। और ये नाम दे देता हूं पर्सन या पेशेंट सफर्स हार्ट अटैक। हमें चाहिए क्या, देखिएगा तब P probability of, यहाँ it is given that after going through one of the two options the patient selected at random suffers a heart attack, find the probability that the patient followed course of meditation and yoga। probability of meditation and yoga, probability of meditation and yoga उसने लिया था, इसका probability चाहिए। पेशेंट E1 चाहिए, गिवन है find the probability that the patient followed a course of meditation and yoga। it is given that after going through one of the two options patient selected and suffers a heart attack। हार्ट अटैक हुआ, उसको हार्ट अटैक हो चुका है। प्रोबेबिलिटी चाहिए क्योंकि उसने मेडिटेशन एंड योगा का कोर्स लिया था। इक्वल टू, वो कोई भी ले, मेडिटेशन ले या दवाई ले, उसका तो हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी चाहिए ये मेडिटेशन योगा वाला। कहने का मतलब ये फेवरेबल कंडीशन हम लोग का जो चाहिए वो है, उसने चूज किया मेडिटेशन एंड योगा, फिर भी उसको हार्ट अटैक आया, इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए। लेकिन उसका हार्ट अटैक तो मेडिटेशन लेने से भी हो सकता है और मेडिटेशन और प्रिस्क्राइब ड्रग लेने से भी हो सकता है, प्रिस्क्राइब ड्रग लेने से भी हो सकता है। तो यहाँ टोटल बात लिखेंगे, उसने अगर मेडिटेशन योगा लिया तो चांसेस प्लस, अगर उसने प्रिस्क्राइब ड्रग लिया तो भी ये फॉर्म हुआ। ये हार्ट अटैक हो चुका है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, हो चुका है। वो नीचे किसका प्रोबेबिलिटी चाहिए, जो मेडिटेशन एंड योगा का, उसको ऊपर। अभी मेडिटेशन योगा वाला ये फेवरेबल इवेंट हुआ, उसको हमने ऊपर लिखा, और टोटल मेडिटेशन ले तो भी हार्ट अटैक और दवाई ले तो भी हार्ट अटैक, ये लिख रहा है। सिंपल बात भेरी। अब यहां और एक बात लिखा था, एट ए टाइम पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शन विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी। माने वो E1 चूज करेगा, E1 E2 में कोई एक चूज करेगा। कहने का मतलब E1 वो मेडिटेशन यूज करेगा, चूज करेगा, उसका प्रोबेबिलिटी हाफ। ओके,
अब हाफ लेके जब ये मेडिटेशन लिया तो उसमें से उसका 30% रिड्यूस हो जाएगा, मतलब चांसेस ऑफ हार्ट अटैक इज 30%, 70%, 30% रिड्यूस हो गया, 70% ऑफ ये 70% ऑफ उसका हार्ट अटैक यानी 40/100। ओके, यहां फिर यहां लिखता हूं E1 योगा चूज किया, उसका प्रोबेबिलिटी हाफ, योगा चूज करने से 30% रिड्यूस हो जाता है तो 70% उसका चांसेस ऑफ 40%, प्लस वो मेडिटेशन या मेडिटेशन मेडिसिन ड्रग चूज करेगा, ड्रग लेना चूज करेगा तो उसका 25% लेस हो जाता है, 25% लेस हो जाता है, मतलब उसका चांसेस है 75% ऑफ ओरिजिनली 40% ऑफ उसका चांसेस। ये पूरा फॉर्मेशन हो गया इसका, बस इतना सही तो आपको लिख रहा है। इसको लंबा करके भी आप लिख सकते हैं, P of E1 इक्वल टू हाफ, P of E2 इक्वल टू हाफ, देन P of E1 बाई A बाई E1। ये सब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया। एग्जाम में भी आप ऐसा करेंगे तो कहीं कोई गलती नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं डिटेल में करना। बेसी लंबा लिखूंगा समझने में दिक्कत होगा। ओके, बात ठीक है यहाँ तक क्लियर? फिर से बोल देता हूँ, क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड ए कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेडिटेशन एंड योगा E बाई A गिवन दैट उसको हार्ट अटैक हुआ है, वो गिवन दैट। तो इसका E1 का प्रोबेबिलिटी चाहिए, इसलिए ऊपर में E1 वाला कहानी, नीचे में टोटल। ओके, मिटाता हूं। अब एक एक करके इसको ही मिटा दूं, कैलकुलेशन पार्ट। ये 200 100 2, ये 100 100, ये 200 100, ये सबको हटा दूं तो बचता है ऊपर में ओनली 70 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 40। ये नीचे वाला पोर्शन एलसीएम लेके काट दिया हमने, प्लस 75 इंटू 40 डिनोमिनेटर में। ओके, कैलकुलेशन कैसे करें? 70/40, एक काम करता हूं 40 इंटू 70 लिख देता हूं, इधर में भी 40 इंटू 70 प्लस 75 लिख देता हूं। कॉमन लेके 40 कैंसिल हो जाएगा, 70 बाई इधर कितना हो गया 5, 7 7 14 के 4 हाथ में 1, इतना 5 से अगर काटूं 5 2 जा 5 1 जा 5, 2 बचा 14, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 9 5 45, 14 बाई इसका आंसर होना चाहिए 14 बाई 29। ये आंसर करेक्ट है, मैंने आंसर भी मिला के रख लिया हूं, एक बार कोशिश कर लिया था क्वेश्चन में। ओके, 2015 का नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 का नेक्स्ट क्वेश्चन यूं तो 4 क्वेश्चन रहता है, वो वाला हटा दिया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस, मीन, ये सब हटा के जो बचा हुआ है कोर्स में उसमें से 2015 का ये एक क्वेश्चन, एज्यूम दैट ईच चाइल्ड बोर्न इज इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय और गर्ल। माने बच्चा बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, इक्वली पॉसिबल है। If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls? क्वेश्चन चाहिए probability of both are girls, given that both are girls, given that the youngest is a girl, at least one is a girl। ये यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, what is the conditional probability। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ 2021 के लिए, क्योंकि इसमें कुछ डिलेटेड पोर्शन है और कुछ, इसलिए इस बार का पढ़ाई का कुछ तरीका अलग होगा। और मेरे ख्याल से ये आप 90% श्योर रखिए कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही मिलेगा, नया क्वेश्चन इस साल और देने वाला नहीं है। इस साल के लिए ये सब बना रहा हूं और मीन वेरिएंस वाला भी बनाऊंगा, ठीक है, ऑलरेडी वो जानने के लिए, ये फिलहाल एग्जाम के लिए।
तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैंने ये डिस्कस किया नहीं, अभी कर देता हूं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अच्छा सॉल्यूशन में assume that each child born equally likely to be boy or girl, all right, if a family has 2 children, सैंपल स्पेस पहले लिख देता हूं। 2 चिल्ड्रेन क्या क्या हो सकता है, बॉय बॉय, 2 बच्चा, दोनों बॉय, नहीं तो बॉय फिर गर्ल, नहीं तो पहले गर्ल फिर बॉय, नहीं तो ये गर्ल गर्ल, ये ऑल पॉसिबल इवेंट हो गया। ऑल राइट फैमिली, व्हाट इज द कंडीशन फॉर बोथ आर गर्ल्स, इसका नाम दे देता हूं ई इक्वल टू लेट में ही है ये, लेट ई इक्वल टू बोथ आर गर्ल्स। बोथ आर गर्ल्स तो यही हुआ। अच्छा, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, गिवन दैट, ये एक नंबर एटलीस्ट, ये जो भी हो नाम दे देता हूं इसको, द यंगेस्ट इज गर्ल। यंगेस्ट इज गर्ल यहां पे कौन सा है, यंगेस्ट इज गर्ल, ये यंगेस्ट इज गर्ल और यंगेस्ट इज गर्ल। ओके, बाद वाला गर्ल होना चाहिए एक नंबर के लिए। बी नाम दे दिया इसका, एटलीस्ट 1 इज गर्ल। एटलीस्ट 1 इज गर्ल मतलब तो ये तीनों आ जाएगा, बॉय नहीं, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल। ठीक, इतना लिख दिया। हमें चाहिए क्या, ध्यान दीजिएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक नंबर क्वेश्चन आंसर में, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। बोथ आर गर्ल्स ये चाहिए। ओके, गिवन दैट द यंगेस्ट इज गर्ल, यंगेस्ट इज गर्ल माने गिवन दैट माने नीचे, ये ऑलरेडी गिवन है कि यंगेस्ट गर्ल होगा। तब अब बताओ कि दोनों गर्ल होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो ई नाम दिया हमने दोनों, जिसका प्रोबेबिलिटी पूछा था, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। बोथ आर गर्ल्स, बोथ का नाम ई दिया हमने, बोथ आर गर्ल्स का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए, गिवन दैट वो नीचे में। फॉर्मूला इसका बुक में थोड़ा देख लीजिएगा, फॉर्मूला इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ए, माने इन दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय नीचे वाला पी ए, सिंपली पी ऑफ ई इंटरसेक्शन ए। ई इंटरसेक्शन ए मैंने लंबा करके नहीं निकाला, ई इंटरसेक्शन ए आप खुद ही देख लो, इन दोनों में इंटरसेक्शन सिर्फ 1 है, उसका प्रोबेबिलिटी 1/4। 4 कहां से, सैंपल स्पेस, डिवाइडेड बाय ए का प्रोबेबिलिटी, ए में 2/4, अल्टीमेट 1/4 कैंसिल हो गया, ये 1/2, ये आंसर हो गया 1 नंबर का, 2 नंबर। फिर दिया है वही क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। ई का प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट करो, गिवन दैट एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल। एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल माने ये वाला बी वाला, वही रूल, एक ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये ऑलरेडी गिवन है और ऊपर वाला का प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी इक्वल टू, कैलकुलेशन नहीं करके सीधे दे देता हूं, ई इंटरसेक्शन बी, ई और बी में इंटरसेक्शन तो सिर्फ 1 है, 1/4 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी बी का प्रोबेबिलिटी ये हो गया आपका 3/4, अल्टीमेट 1/3 आंसर। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन 2015 में था, और 2 क्वेश्चन है, वो मीन वेरिएंस का है, वो नहीं करूंगा, 16 नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूं। 2016 का क्वेश्चन, ए बैग कंटेन्स 2 गोल्ड एंड, पहले बोल दूं हर एक ईयर में टोटल 4 क्वेश्चन दिया रहता है, 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, उसमें से एक करना था। प्रीवियस ईयर में जो देखा मैंने, 4 मार्क्स में 2 क्वेश्चन में से एक करना था, और 6 मार्क का 2 क्वेश्चन में से एक करना था। ये टोटल 4 क्वेश्चन में से 2 करना था, और टोटल 4 में से 2 क्वेश्चन 6 मार्क का जो था वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब से सब मिलके बात हुआ क्या, 2016 में
सिर्फ यही क्वेश्चन है जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिलीटेड पोर्शन से जो नहीं है, बाकी और 3 क्वेश्चन भी हैं और में था, वो 3 क्वेश्चन भी है और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से डिलीटेड पार्ट से है, इसलिए 16 का सिर्फ यही क्वेश्चन करूंगा। ए बैग कंटेन्स 2 गोल्ड एंड 3 सिल्वर कॉइन्स। अच्छा, उसी तरह से बना देता हूं, ये बैग ए नाम दे दिया इसका, या जो भी हो, फर्स्ट बैग 1 नंबर बैग, कॉइन 2 गोल्ड और 3 सिल्वर। Another bag contains 3 gold and 3 silver. A bag 2. A box या box bag जो भी हो, a box is chosen at random and a coin is drawn from it. कोई एक तो बेस थ्योरम, बिल्कुल आसान लग गया होगा आपको, बिना बेस थ्योरम फॉर्मूला के भी कर सकते हैं, फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, जो भी हो। If the selected coin is gold, find the probability that it was drawn from second box. तो ऐसा लेता हूं, लेट ए नाम दे दिया फर्स्ट बॉक्स का, या ई दे देता हूं फर्स्ट बॉक्स का, E1 फर्स्ट बॉक्स डिनोट करता है, E2 सेकेंड बॉक्स डिनोट करता है, और इसका नाम क्या दे दूं, ए नाम दे देता हूं। ए random and coin drawn from it if the selected coin is gold coin selected। इतना नाम लिख दिया। Therefore ध्यान दीजिएगा, चाहिए हमें क्या, ए बैग इज चूजन या एक बॉक्स इज चूजन, ऑलराइट, फिर उससे एक कॉइन निकालेगा और वो is drawn from it if the selected is gold coin, find the probability that it was drawn from second box। probability of second box चाहिए E2 given that gold निकला, जो निकला वो नीचे, probability of second box given that gold ऑलरेडी चूज हुआ है। अरे भाई गोल्ड चूज हुआ, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, तो वो टोटल हम नीचे लिखेंगे। कहने का मतलब इसका नाम, ये 1 नंबर बॉक्स वाला, ये 2 नंबर बॉक्स वाला, ठीक। तो टोटल गोल्ड कहां से निकल सकता है, गोल्ड कॉइन फर्स्ट वाला में से भी, कहने का मतलब हम लोग P ऑफ E1 चूज कर सकते हैं। यहां नीचे लिखता हूं, पहले P ऑफ E1 चूज कर सकते हैं, देन P ऑफ E1 चूज किया तो उससे गोल्ड, प्लस E2 भी सेकेंड भी चूज हो सकता है, और उससे फिर गोल्ड का नाम हमने E2 चूज हो चुका है, उससे गोल्ड। ये लिखा हमने ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग गोल्ड। लेकिन चाहिए प्रोबेबिलिटी में, जे नहीं भाई हमको ये बताओ कि सेकेंड बॉक्स से आया था, इसका क्या चांस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बॉक्स। हमें चाहिए, जो चाहिए वो ऊपर में सेकेंड बॉक्स E2 और P ऑफ E2 बाई ऊपर में A। ये सजाने वाला अगर आप फॉर्मूला तरह लर्न करेंगे तो तकलीफ हो सकता है, इसलिए मैं इस तरह से बात करता हूं कि गोल्ड किस किस केस में आ सकता है, सब नीचे लिख दो, जो चाहिए वो ऊपर वाला लिख दो। कहने का मतलब फर्स्ट बॉक्स भी चूज कर सकते हैं, उससे गोल्ड निकल सकता है, सेकेंड चूज हो सकता है, उससे गोल्ड निकल सकता है, ये टोटल नीचे चाहिए सेकेंड बॉक्स, इसलिए सेकेंड बॉक्स वाला घटना ऊपर में। अभी 2 ही तो बॉक्स है, ये E2 या E1, इसका चूज होने का प्रोबेबिलिटी हाफ। अब E2 चूज के लिए, ये इसका नाम हमने E2 E1 फर्स्ट बॉक्स E2 ये E1 ऐसा नाम दिया। E2 से गोल्ड का प्रोबेबिलिटी, E2 से गोल्ड का प्रोबेबिलिटी 3/6 टोटल। E1 चूज होने का हाफ, 2 बैग में से एक बैग हाफ E1 फिर वही E1 चूज किए, इससे गोल्ड का प्रोबेबिलिटी 2/5 प्लस E2 इसका भी हाफ,
E2 से गोल्ड का प्रोबेबिलिटी 3/6। यहाँ 2/3 था, ठीक है। तो 2 गोल्ड एंड 3 सिल्वर, 3 गोल्ड एंड 3 सिल्वर, ठीक है, ऑल राइट। इसको कैलकुलेशन करना है। ये हाफ हाफ पहले उड़ा दूं क्या मेरे ख्याल से? ये हाफ ये हाफ ये हाफ इजी हो जाएगा। ऊपर में बचेगा आपका 3/6, नीचे में 2/5 प्लस 3/6। 3/6 काट भी सकते हैं, कोई बात नहीं, इक्वल टू 3/6 को कैलकुलेशन इधर कर देता हूं। 1/2 ऊपर में 3/6, 1/2 ऊपर में 2/5 प्लस 1/2। एलसीएम ले लेता हूं। ये 1/2 ऊपर में, नीचे एलसीएम 10, 4 प्लस 5 इक्वल टू 1/2 इंटू 10/9। अल्टीमेट 2 5 जा 10, 5/9 ये आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉक्स जो चूज हुआ था वो 5/9, ठीक है। 2 2 जा 4, इधर 5, 5/9, 1/2 और 10/9, ये कंप्लीट आपका आंसर। 2016 में ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। 2017 का क्वेश्चन, बार बार बोला हूं 4 क्वेश्चन देता है, जिसमें से हमारे करने के लिए अभी 2 क्वेश्चन है इस ईयर में, 2017। पहले ये नीचे लिखा हूं, इसको करता हूं। देखिए, 2 डाइस आर थ्रोन, लूडो का गुटी, डाइस थ्रोन, 2 थ्रोन, 2 डाइस थ्रो होने से पहले तो ये तो मैं लिख ही लू, सैंपल स्पेस NS इक्वल टू 36 होगा, 6 इंटू 6 36। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर कमिंग अप ऑन देम इज 9। टोटल 9 होना चाहिए, उसका नाम लिख लेता हूं इस तरह से, नाम ए ही दे देता हूं। ए इक्वल टू सम इज 9 इक्वल टू लिख देता हूं। ए माने सम ऑफ 9, कब कब आएगा 9, ऐसा शुरू करता हूं, 6 से शुरू करता हूं। 6 3, 2 डाइस है ना, 6 3 5 4, 6 5 सीरियली लिखने में इजी होता है, कहीं गलती नहीं होगा, नहीं तो कोई एक भूल जाइएगा आप। 6 3 9 होना चाहिए, 5 4, इसके बाद 4 5, इसके बाद 6 5 4 3 6। इतना घटना है जिससे कि टोटल 9 हो डाइस में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स कमिंग अपॉन देम अप on them is 9. If it is known that the number 5 always occurs on the first die, B नाम दे दिया 5 on फर्स्ट, ऐसा शॉर्ट में लिख दिया आपको समझाने के लिए कि 5 on the first die आने के लिए जितना होता है वो सब लिख लेता हूं। 5 on the first die मतलब 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। 5 ऑलवेज अकर्स ऑन द फर्स्ट डाइस। टोटल 2 कॉइन थ्रो किया, सैंपल स्पेस 36 होता है, हमने लिख दिया। सम 9 होना चाहिए, वो वाला घटना भी इवेंट लिख दिया। फर्स्ट में 5 आना चाहिए, वो भी लिख दिया। देयरफॉर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इस बार मैक्सिमम चांस का श्योर पकड़िए आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम। और कुछ वो क्वेश्चन सब होता है ना, ए कैन सॉल्व ए प्रॉब्लम, उसका प्रोबेबिलिटी 3/5 है, बी कैन सॉल्व 2/5 है, इफ बोथ ट्राई। ये भी मैंने ईयर में आया है क्वेश्चन, मैंने इतना करिए। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं बता दूंगा, पहले ईयर वाइज कर लेता हूं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ के, डिलीटेड पोर्शन छोड़ के। तो यहाँ 2 डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर कमिंग अप इज 9। ये प्रोबेबिलिटी चाहिए, 9 आने का प्रोबेबिलिटी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ हमको 9 आने का चाहिए, कहने का मतलब ए का प्रोबेबिलिटी चाहिए। इफ इट इज नोन दैट नंबर 5 ऑलवेज, इफ इट इज गिवन दैट, नोन दैट, वो नीचे बी, ये चाहिए।
इसका फॉर्मूला सिंपल आप जानते हैं, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई P ऑफ B, माने ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसका बारे में B ऑलरेडी हैपेंड या गिवन, तब A का चाहिए, रूल हुआ इन दोनों को ऊपर में इंटरसेक्शन, नीचे में नीचे वाला, इक्वल टू A इंटरसेक्शन B में कितना है, A इंटरसेक्शन B में, ये अलग अलग निकाल के भी आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ देख के ही बोल रहा हूँ। A इंटरसेक्शन B में ये 4 5 4 5 नहीं, ये 5 4 5 4 5 4, सिर्फ यही एक इंटरसेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर तो शुरू में सब 5 है, यहाँ शुरू में एक ही सिर्फ 5 है। ठीक ही तो लिखा हूँ, नोन दैट द नंबर 5 ऑलवेज अकर्स ऑन द फर्स्ट डाइस में, तो इंटरसेक्शन तो एक है, इसका प्रोबेबिलिटी 1/36, ये सैंपल स्पेस डिवाइडेड बाई PB, B का, B में है कितना एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6, 6/36, अल्टीमेट आंसर 36 हटा दीजिए, 1/6 ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का आंसर इसका। ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है, दोनों लिख के या फॉर्मूला आप थोड़ा देख लीजिएगा, और बुक का फर्स्ट एक्सरसाइज आप जरूर कर लीजिएगा 1-2 मार्क के लिए, जिसमें A/B, B/A ये सब निकालने के लिए दिया हुआ है। 2017 में ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मिटाता हूं। टू 2017 का ये बेस थ्योरम, ये 100% श्योर है भाई, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन देगा ही, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि वो 2000 सभी ईयर में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन वेरिएंस ये सब हट चुका, तो बचा क्या सिर्फ, इसलिए बेस थ्योरम देना ही है श्योर। तो बेस थ्योरम एक ही टाइप का क्वेश्चन सब होता है, अगर एक में समझ नहीं आए दूसरा में कोशिश कीजिए, दिखाता हूं। ए बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, ये बैग 2 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स, another bag contains 3 red and 3 black balls, 3 red और 3 black balls। ओके, बैग ए बैग बी क्या नाम दूं, बैग ए बैग बी जो भी देता हूं, ए इसका नाम बी, चलो। One of the 2 bag is selected at random and a ball is drawn from it, which is found to be red. Find the probability that the ball is drawn from the first bag, ये फर्स्ट बैग, इसको E1 E2 नाम दे देता हूं, E1 ये घटना, E2 लेट E1 फर्स्ट बैग, E2 सेकेंड बैग, और फाउंड टू बी रेड एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट विच इज फाउंड टू बी रेड। रेड मैंने आर ही दे देता हूं, आर मैंने रेड बॉल फाउंड। ये हम लोग को चाहिए क्या, देखिए फिर से, ए बैग कंटेन्स 2 4 ए लिख दिया, another bag contains 3 black 3 वो भी लिख दिया, 3 red 3 black, one of the 2 bag is selected random, all right, find the probability that the ball drawn from the first bag, प्रोबेबिलिटी चाहिए बॉल जो ड्रॉ हुआ वो फर्स्ट बैग से हुआ, वो फर्स्ट बैग माने E1 का नाम दिया है फर्स्ट बैग, इससे हुआ, क्या हुआ, रेड बॉल निकला, रेड निकल चुका है, प्रोबेबिलिटी चाहिए E1 से निकला है, फर्स्ट बैग से निकला है। भाई रेड निकल चुका है, किसी से भी निकल सकता है, कहने का मतलब इससे भी निकल सकता है, इससे भी निकल सकता है, इसलिए टोटल पार्ट नीचे में, यानी P ऑफ E1 फिर P ऑफ, अगर E1 चूज किए तो उससे रेड, प्लस P ऑफ E2 भी चूज हो सकता है, देन P ऑफ E2 से रेड। ये और पॉसिबल घटना हमने ऊपर लिखा, और चाहिए जो जिस फेवरेबल वो ऊपर लिखूंगा, ऑल टोटल नीचे लिखूंगा। फ्रॉम द फर्स्ट बैग, यानी आप बताइए कि फर्स्ट बैग चूज हो उसका प्रोबेबिलिटी, और उससे ही रेड बॉल हो।
ये बात अगर एक बार क्लियर हो गया, आप बेस थ्योरम का हर क्वेश्चन कर पाएंगे। मैं डिटेल लंबा लंबा नहीं लिख रहा हूं। इस लंबा लंबा का मतलब P ऑफ E1, ये बेग चूज होने का प्रोबेबिलिटी 1/2, 2 बेग है उसमें से एक बेग तो 1/2। अच्छा, E1 चूज हो गया, इससे क्या चाहिए था, क्या फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉप फ्रॉम द फर्स्ट बेग, रेड 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 रेड, इससे रेड का प्रोबेबिलिटी 2/6, 2 बाई टोटल 6, ठीक है, व्हिच इज फाउंड टू बी रेड। फर्स्ट बेग चूज होना, उससे रेड निकलना, ओके, ये फेवरेबल बात, डिवाइडेड बाय फर्स्ट बेग चूज होना, उससे फर्स्ट बेग से रेड निकलना 2/6, प्लस सेकेंड बेग चूज होना हाफ, उससे रेड निकलना 3/3 रेड है बाई 6, हो चुका। 2 × 6, 2 × 6, 2 × 6, डिनोमिनेटर को उड़ा ही देते हैं, बचता है ऊपर में 2, यही लिख देता हूं, ऊपर में सिर्फ 2, ये 12 खत्म, 12 खत्म, नीचे में ये तो खत्म ही हो गया, 2 + 3, 2 6 हटा के 2/5 आंसर। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन सब बहुत आसान है, थोड़ा समझ में आ जाए आपको, सिर्फ यहां तक कि फॉर्मूला बिना भी हम लोग कर सकते हैं। 2017 का था, 18 का लिख रहा हूं। 2018 का 2 क्वेश्चन, एक बेस थ्योरम वाला दिया है और एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया है, और बाकी क्वेश्चन वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस, मीन सबसे था, वो नहीं लिखा मैंने, ये बेस थ्योरम वाला और ये वाला लिखा हूं। पहले ये कर लो। ए बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, बिल्कुल सिमिलर है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन सब बिल्कुल सिमिलर है। आप एक नहीं समझे दूसरा में ट्राई करो, दूसरा नहीं समझे तीसरा में ट्राई करो, एक समझ जाओ, खत्म, पूरा चैप्टर बेस थ्योरम का सभी क्वेश्चन कंप्लीट आपका, अगर आप दिल से समझ जाते हो तो फिर बैग 1 कंटेन्स 2 बैग, तीन बैग 1 कंटेन्स 3 रेड 4 ब्लैक, while bag 2 contains 5 red 6 black। अच्छा, 2 bag 1 contains 3 red and 4 black, 3 red 4 black, एक ही टाइप का क्वेश्चन कई कर चुका हूं ईयर में ही, 4 black। और bag 2, ये 1 bag, ये 2 bag contains 5 red and 6 black, one ball is drawn at random from one of the bag and it is found to be red. Find the probability that it was drawn from 2 bag, 2, ये 2, ये 1 2 नहीं लिखे, बैग 2 ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन में लिख देता हूं। E1 मैंने नाम दे दिया बैग 1, ये 1 लिखने में प्रॉब्लम होता है, P बैग 1 ये डिस्टर्ब होगा, इसलिए E1 मतलब बैग 1 डिनोट करते हैं। E2 डिनोट करेगा बैग 2 को, और एक तो बॉल चूज करेंगे, वो सब हुआ जो बैग, एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, एक बॉल जो चूज किया वो रेड है, तो रेड को रेडी नाम दे देता हूं, आर, रेड बॉल ऑब्टेन्ड या फाउंड, ऑब्टेन्ड, फाइनली रेड बॉल निकला है, मैंने एक बैग चूज किया, उसमें से एक बॉल निकाला, वो रेड निकला। चाहिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, हम लोग को चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2, बैग 2 का नाम दिया हमने E2, गिवन दैट रेड निकल चुका है, इक्वल टू, भाई रेड कब कब निकलेगा वो नीचे लिखो, जो क्वेश्चन में है चाहिए वो ऊपर लिखो। कब कब रेड निकलेगा का मतलब इस बैग से भी रेड निकलेगा, इस बैग से भी रेड निकलेगा। इस बैग को पहले चूज करो, हम लोग चूज हो सकता है हमारा P ऑफ E1, देन P ऑफ E1 चूज करके उससे रेड, प्लस टोटल वाला बैग चूज हो सकता है E2, नाम दिया E2, A B C D, अब जो भी नाम दे, बैग 2 नंबर चूज किए,
और तब उससे भी तो रेड निकल सकता है। E2 से रेडी नाम दे दिया, R से रेड अच्छा लगता है, इजीली समझ में आएगा। ये ऑल पॉसिबल हो गया रेड निकलने का किसी भी बेग से। चाहिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बेग 2। बेग 2 वो ऊपर जो चाहिए, ये ऊपर बेग 2 चूज हो और उससे आपका रेड निकले, ये प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब तक तो बिल्कुल आसान हो गया होगा आपके लिए। दो ही बेग है, E2 का प्रोबेबिलिटी हाफ, एक बेग चूज होने का। 2 नंबर बेग ये, इससे रेड का प्रोबेबिलिटी 5/11 हो गया। बेग E1, 2 बेग में से एक बेग चूज करना, हाफ। बुक में आप देखिएगा P ऑफ E1, P E1/R, ये सब पूरा डिटेल लिखा रहता है। मैं उतना नहीं लिख रहा हूं, यही समझा रहा हूं। अगर किसी भी तरह से समझने में आपका दिक्कत हो, आप कमेंट में लिखिएगा, मैं दोबारा और किसी अच्छी तरीके से बता के आपको समझाने को कोशिश करूंगा, ये वादा है। लेकिन आप कमेंट कीजिएगा जब मैंने नहीं समझा तो मैं समझा दूंगा एक्स्ट्रा वीडियो बना के। E1 चूज होने का हाफ। अब इससे 1 से रेड का प्रोबेबिलिटी 3/7 प्लस बेग चूज होने हाफ, उससे रेड का प्रोबेबिलिटी 5/11। यही हो गया आपका आंसर। ये आंसर करने के लिए देख लेते हैं, यहां 3 4 5 6 है तो 3 4, उधर में बेग 2 में 5 6, नीचे वाला पूरा पोर्शन नहीं कैंसिल होता है, कहने का मतलब। तो ये कैलकुलेशन कैसे करूं और क्या, कम से कम हाफ तो उड़ा दे सकता हूं। 5/11 ये वाला, ये हाफ उड़ा दिया, 3/7 प्लस 5/11। इधर कैलकुलेशन कर देता हूं, 5/11 डिवाइडेड बाई ये 77 एलसीएम, इसका 77 एलसीएम 33। अच्छा से लिख देता हूं, ऊपर में 5/11, डिनोमिनेटर में 77, ऊपर में 77 33 प्लस 35 इक्वल टू 5/11 इंटू 77 बाई ये 5 3 8 3 3 6 68, ये 7 बार में कट जाएगा तो 35/68 इसका आंसर। अगर कोई कैलकुलेशन में रॉन्ग हो तो आप देख लीजिएगा, हाफ हमने उड़ाया था, 3/7 और 5/11 था, 3/7 5/11 था। ये आंसर इसका बेस थ्योरम वाला क्वेश्चन दिया था 2018 में, और एक दिया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो मेरा सजेशन है आप ज्यादा इंपॉर्टेंस बेस थ्योरम में और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में दीजिए, 100% आपका क्वेश्चन फंसेगा, आप आंसर कर सकोगे। और बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही डालेगा, स्पेशली इस ईयर कोरोना के चलते, क्योंकि पढ़ाई लिखाई हुआ नहीं तो क्वेश्चन हार्ड नहीं होना चाहिए, अनकॉमन क्वेश्चन नहीं होना चाहिए इस बार। और एक खास बात तो ये तो रिड्यूस तो कर ही दिया सिलेबस, ये रिड्यूस सिलेबस में से 2 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैं अपने मन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, पहले ये कंप्लीट कर दूं। A die is thrown twice. Solution: die is thrown twice and the sum of the number appearing to be 6. What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least once? The number of dice NS equal to 36, 6 into 6 equal to 36, इसका उतना यूज हाई भी नहीं भी है, जो भी हो लिखे। अच्छा, लेट A इक्वल टू या A डिनोट क्या, appearing to be 6, सम ऑफ द सम 6, मतलब सम 6 कब कब होगा वो लिख लेता हूं, 1 5 2 4 3 3 1 2 3 4 2 5 1. Sum is found to be 6 and the sum of the number appearing to be 6. What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least once? B
मतलब 4 एटलीस्ट वंस आने वाला घटना सब लिख देता हूं। कहने का मतलब एक बार 4 आए तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ये 4 से लिख दिया। अब बाद में भी एटलीस्ट एक बार कम से कम 4 आए, 2 बार भी चलेगा। 4 या तो पहला सब में 4 आए, नहीं तो ये 1 4 2 4 3 4 4 4 लिख चुका हूं, 5 4 6 4, ये हुआ कम से कम एक बार 4 आना। हमें चाहिए क्या, देखिएगा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ चाहिए एंड द सम ऑफ द नंबर अपियरिंग टू बी 6, ये गिवन है, गिवन है, ये गिवन डिनोमिनेटर में गिवन प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 हैज अपियर्ड एटलीस्ट वंस, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए हम लोग को। बी का प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 4 एक बार आए, गिवन दैट सम इज 6। इसका रूल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो है वो नीचे, जिसका चाहिए वो ऊपर। P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ A इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B, यही देख लेता हूं। 4 शुरू में होने वाला ये इंटरसेक्शन में 1 है, और ये भी 4 वाला इंटरसेक्शन में होगा, 2 4 2 4, ये 2 है, तो ये हो गया 2 बाई आपका 36 डिवाइडेड बाई PA, A में तो 1 2 3 4 5, 5 बाई 36, अल्टीमेट 36 36 कैंसल, 2 बाई 5 इसका आंसर। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन और बेस थ्योरम से क्वेश्चन 2018 का यही कंप्लीट किया, 19 ऑलरेडी कर चुका हूं। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कोई टॉपिक पकड़ूंगा, अगर प्रोबेबिलिटी बचा हुआ है तो वो कर दूंगा। ओके, आप कमेंट करना, अगर समझ में आया हो, नहीं आया हो तो भी कमेंट करना, और नेक्स्ट क्या चाहिए वो भी कमेंट प्लीज लिखना। ओके, और शेयर कर दोगे तो बहुत अच्छा। थैंक यू।